आपका स्वागत है। वेलकम टू द टच एंड पास कोर्स EC2 के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि EC2 क्या है और क्या सब चीज़ है। हम सब कुछ देखेंगे और शुरुआत से लेके एंड तक देखेंगे और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर चुके हैं और उनको जस्ट रिवीजन चाहिए, या फिर उनको वो भी देख सकते हैं जहाँ पे उनको EC2 में क्या क्या आप कवर अप करने वाले हैं उसका पता होना अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए मेरा ये वीडियो बनाया गया है और बिना कुछ वेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एग्ज़ाम में जाते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो IIM होता है वो एक ग्लोबल सर्विस है। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब हम EC2 करते हैं, EC2 हमारा रीजन बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सपोज़ मेरा एशिया पैसिफिक में जगह है और सपोज इन मुंबई में मेरा रीजन है। मुंबई इज माय रीजन एंड इस रीजन में मेरे डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं और इसे कहते हैं सपोज 1A 1B या 1C। तो डेटा सेंटर्स जो है जिसे हम अवेलेबिलिटी जोन कहते हैं, जिसे हम AZ कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डेटा सेंटर है और ये जितने भी सारे रीजन वाइज या फिर ग्लोबल है, ये काफ़ी लो लेटेंसी में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का वरी नहीं करना है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया IIM ग्लोबल सर्विस है और EC2 एक रीजनल सर्विस है। तो पहली बात हम ये जान लेते हैं कि हम जब भी रोल्स बनाते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सर्टेन पॉलिसीज होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पॉलिसीज क्या है। ठीक है, पॉलिसीज हम यहाँ पे सपोज एक यूजर को हम एक्सेस देना चाहते हैं EC2 के लिए और S3 के लिए, तो हम इसे एक पॉलिसी में डिफाइन कर सकते हैं और उसे हम उस यूजर या फिर उस ग्रुप में उसको दे दे सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसीज बेसिकली इनिशियली मैनेज्ड पॉलिसीज होते हैं EC2 के अपने। और ये देखने के बाद हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई तरीका है जहाँ पे यूजर्स को क्रिएट ना करना पड़े। तो AWS में एक सर्विस है जिसका नाम है AWS आइडेंटिटी फेडरेशन। ठीक है, ये क्या करता है कि हर कंपनी में एक अपना एक्टिव डायरेक्टरी होता है जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को सपोज किसी किसी साइट के लिए क्रेडेंशियल देना हुआ या फिर एजुकेशन सर्विस के लिए क्रेडेंशियल देना पड़ता है, वो एक एक्टिव डायरेक्टरी रखते हैं। ठीक है, तो उस एक्टिव डायरेक्टरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके यूजर्स को यूज़ करके हम लोग AWS आइडेंटिटी फेडरेशन में डालेंगे और ये एक SML प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये यूजर्स क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो ये जानना ज़रूरी था। और अब आ जाते हैं मेन चीज़ में कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेंस बनाने के काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम किस किस से एक्सेस कर पाएंगे। तो मैक अगर सिस्टम है तो क्या हम SSH कर पाएंगे? हाँ। विंडोज़ अगर 10 से ज़्यादा बड़ा है तो कर पाएंगे। लिनक्स में हाँ हम कर पाएंगे SSH। बट अगर मेरा विंडोज़ लेस देन 10 है तो हम SSH नहीं कर पाएंगे। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है भैया? इसका रेजोल्यूशन है पुट्टी। ठीक है, तो इसका रेजोल्यूशन हो गया हमारा पट्टी। ऑसम। और पट्टी का इस्तेमाल हम इसमें भी कर सकते हैं अगर विंडोज़ के लिए है तो ये एक प्रॉब्लम हमारा ये सॉल्व करता है। ठीक है, मैक में हम लोग पट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लिनक्स में हम लोग पट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये तरीके हमें दिखाए जाते हैं हमेशा जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट एक चीज़ और आपको जानने की ज़रूरत है कि ब्राउज़र में ही हम लोग लॉग इन कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, जिसका नाम है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट बोल के। ठीक है, तो ये ऑप्शन को भी देखना काफ़ी ज़रूरी पड़ गया है। तो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, आप लोग ये जान के रखो कि SSH के पोर्ट होते हैं 22। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है, सिक्योरिटीज ग्रुप में या फिर क्या क्या एरर आते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या एरर आते हैं हमारे लिए। तो पहला एरर हो गया कि सपोज आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और आपने जस्ट क्रिएट किया और वो EC2 इंस्टेंस कनेक्ट में आपने देखा, आपने इंस्टेंस कनेक्ट खोला
और आपने मशीन बनाया, आपने इंस्टेंस कनेक्ट कराया, और उसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं रहा है और उसका जो ब्राउज़र है वो चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। इसे हम कहते हैं बेसिकली अ टाइम आउट सिनेरियो। जब भी टाइम आउट सिनेरियो हो तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ पे है। गलती है आपके सिक्योरिटी ग्रुप में। अगर आप इसे ठीक करोगे तो सही हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज हमने बनाया और हमें कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है। ठीक है, अगर हमें कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा है तो किसकी गलती है? गलती होगी आपकी एप्लीकेशन की। ठीक है, आपने बनाने में कुछ गलती करी है, या फिर एप्लीकेशन खुद से खराब हो रहा है, या फिर ये खुद से लॉन्च नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ये दो प्रॉब्लम्स आती है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीस के बारे में। इलास्टिक आईपी आपने सुना होगा बहुत बार। मतलब आपको पब्लिक और प्राइवेट तो पता ही है, आपको इलास्टिक आईपी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हम अपना ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास हमारी मशीन पब्लिक और एक प्राइवेट आईपी देती है, और पब्लिक आईपी से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। बट अगर अगर हम अपने ईसी टू इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दे तो क्या होगा कि हम लोग ईसी टू को इंस्टेंस को हम टर्मिनेट कर दे, या फिर उसको हम दोबारा चलाएं, तो होगा ये कि इसका पब्लिक का आईपी चेंज हो जाएगा दोबारा। तो अगर मेरा एक कंज्यूमर है, तो उसे तो हम अलग अलग पब्लिक आईपी नहीं दे सकते, राइट? एक ही पब्लिक आईपी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आईपी दिया गया है जिसका नाम रखा गया इलास्टिक आईपी, जो कि हमें एक फिक्स्ड पब्लिक आईपी देता है, और हम लोग एक इलास्टिक आईपीज को एक इंस्टेंस के साथ ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलास्टिक आईपीज जो आपको दिया जाएगा वो होगा 5। कूल। ठीक है। बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है? रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी डिज़ाइन, आप जब इस चीज़ से डिज़ाइन करोगे तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इलास्टिक आईपीज के लिए हम बेसिकली आईपी एड्रेस में नाम देते हैं जो कि हमारा डीएनएस होता है, और डीएनएस के लिए हम अलग से देखेंगे कि रूट 53 कैसे काम करता है। तो जब अब ये है तो ज़रूरत नहीं है हमारे इलास्टिक आईपीस के लिए। और दूसरी चीज़ हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला तो हो गया रूट 53, और तीसरा और दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का कंसेप्ट यही है कि आपके पास एक ऑटोमेटिक स्केलिंग ग्रुप लगी रहती है, और आपके पास एक लोड बैलेंसर होता है, और आपके क्लाइंट आपको यहाँ से फेस करते हैं तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेंगे लोड लोड बैलेंसिंग में। सॉरी, हाँ, लोड बैलेंसिंग में ये लोड बैलेंस होगा और ये ऑटोमेटिक स्केल होगा। तो जब लोड बैलेंसिंग का एंट्री मिलता है तो हमें इलास्टिक आईपीस की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। एक मेन कंसेप्ट आता है बूटस्ट्रैपिंग का। बूटस्ट्रैपिंग से मतलब यही है कि जब आपका मशीन स्टार्ट होता है तब मशीन के स्टार्ट होने से जैसे ही मशीन स्टार्ट हो, उस पर कुछ कमांड्स हो वो चले, उसके बाद मेरा मशीन स्टार्ट हो जाए। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? सपोज हम एक मशीन चाहते हैं जिसमें हम अपाचे डालें। ठीक है, तो हम अपाचे के लिए कमांड्स भेज देंगे, और हम इस्तेमाल करेंगे EC2 यूज़र डेटा का। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। EC2 यूज़र डेटा का इस्तेमाल करके हम मशीन को स्टार्ट होने से पहले ही कमांड दे सकते हैं कि आप भैया ये सब कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कितने प्रकार के EC2 इंस्टेंसेस मतलब होते हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के इंस्टेंसेस को देखेंगे यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं, ये काफ़ी बड़ा चार्ट बनने वाला है। तो पहला आता है हमारा रिजर्व्ड में। ठीक है, रिजर्व्ड का मतलब यही है कि आप इसे 1 से अराउंड 3 साल तक इसे आप यूज़ कर सकते हो। आप ये बढ़ा भी सकते हो अगर आप रिक्वेस्ट करो। तो रिजर्व्ड में भी यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है। पहला है कन्वर्टेबल, और दूसरा हो जाता है शेड्यूल। ठीक है, तो ये दो टाइप के इंस्टेंसेस हो सकते हैं, और कन्वर्टेबल शेड्यूल्स आप पता कर सकते हो कि आपका जो इंस्टेंस है वो कन्वर्ट आप कर सकते हो, मतलब R2 से आप सपोज T2 तक जा सकते हो। और शेड्यूल में आपको पता होगा कि आप इसको रिजर्व कर सकते हो और उसको टाइम के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, ये पहला गया। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है फेमस है एक ऑन डिमांड। ठीक है,
ऑन डिमांड को हम लोग हमेशा एक टर्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो है कंप्यूट कैपेसिटी ना। कंप्यूट कैपेसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर सेकेंड्स पे, ठीक है। ये आपका ऑन डिमांड है, आते ही स्टार्ट हो जाएगा और इस पे कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। आप पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आप कंट्रोल कर पाइएगा, इसमें ये नहीं है कि जैसे कन्वर्टेबल में मैंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, बट यहाँ पे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आप कंट्रोल करते हैं और ये जब तक चलेगा तो वो तब तक चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक आ जाता है आपका डेडिकेटेड होस्ट, ठीक है। अगर इस पे इंस्टेंस बनाते हैं तो उसे डेडिकेटेड इंस्टेंस कहते हैं। तो डेडिकेटेड होस्ट आपको AWS पूरा का पूरा सर्विस आपको ही दे देता है यार, ठीक है। तो आप जब लोगे, बेसिकली आप सब कुछ लोने का मतलब ये है कि आप स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉलो करोगे। तो अगर कई कंपनी में होती है कि आपको बहुत कंप्लायंस फॉलो करने हैं, कंप्लायंस का मतलब ये है कि बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट डिफाइन करता है। तो अगर आपको कंप्लायंट रहना है, सपोज आपका एक लाइसेंस है, लाइसेंस के हिसाब से काम करना है, हम इसे कहते हैं ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। आप अपने ही लाइसेंस लेके जाते हो और फिर डेडिकेटेड होस्ट को जो आप कुछ समय तक रखते हो, सपोज हम लोग मोस्टली 3 साल के लिए रखते हैं, तो हम कहते हैं इसे डेडिकेटेड होस्ट। Apart from all those three things, on demand, reserved and dedicated things, we have another thing which is quite important and इसे भी ध्यान देना की ज़रूरत है, वो है हमारा स्पॉट इंस्टेंस, ठीक है। और क्वेश्चंस मोस्टली स्पॉट इंस्टेंस प्लस ऑन डिमांड वाले होते हैं। तो ऑन डिमांड हम जान चुके हैं, बट स्पॉट इंस्टेंस को एक बार पढ़ लेते हैं कि स्पॉट इंस्टेंस होता क्या है। स्पॉट इंस्टेंस जो कि जो वर्कलोड जो कि काफ़ी रिजिलियंट हो, मतलब कि हम लोग उसको रिकवर कर पाए, जैसे कि बैच जॉब हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, उसके लिए हम लोग स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करते हैं। स्पॉट इंस्टेंस में बेसिकली ऑन डिमांड के अगेंस्ट इसमें अराउंड 90% डिस्काउंट है। अगर ऑन डिमांड को आप देखो तो ऑन डिमांड में अराउंड आपके पास आई थिंक 54 नहीं, 54 इज फॉर द कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंस, ठीक है। तो ऑन डिमांड के हिसाब से आपको 90% का डिस्काउंट मिलता है। आप इसे ऑन स्पॉट ले सकते हो या फिर स्पॉट ब्लॉक करके ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया, मुझे एक काम करना है जो कि 3 से 6 घंटे तक का होगा, तो हम इसे ऑन स्पॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसी स्पॉट इंस्टेंस और ऑन डिमांड को मिला के हम इसे एक टर्म देते हैं, मतलब स्पॉट इंस्टेंस और ऑन डिमांड को मिलाए तो इसे एक टर्म देते हैं जिसका नाम है हमारा स्पॉट फ्लीट, ठीक है। स्पॉट फ्लीट में सेट ऑफ हम स्पॉट इंस्टेंस लेते हैं और ऑन डिमांड लेते हैं। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि मेरा एक स्पॉट प्राइस मैंने रिजर्व कर दिया है, और अगर ये स्पॉट प्राइस पार होता है देन द मैक्सिमम प्राइस, तो ये स्पॉट को ले लिया जाएगा। तो ये काफ़ी रिस्की भी होता है, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट चीपर एज वेल, ठीक है। इसको एलोकेट करने के 3 तरीके हैं। पहला है कि आप पैसे से एलोकेट कर दो, यहाँ पे जैसे हमने देखा, आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो या फिर आप कैपेसिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो गए। तो अब हम मूव कर जाते हैं कि इंस्टेंसेस को कैसे, ये कैसे दिखते हैं हमारे, मतलब साइज वाले कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा आर सी एम ना, RCM को ब्रांडिंग नहीं करा यार, ठीक है। तो RCM IG देख लेते हैं, ठीक है। आर आर फॉर व्हाट इज आर, आर इज फॉर रैम, ठीक है। सी किसके लिए है, CPU के लिए। एम किसके लिए है, मेमोरी नहीं, मीडियम, ठीक है, मीडियम साइज। और आई है IO के लिए। और आप देखोगे जी जी मतलब GPU के लिए। और मोस्टली जो फ्री टायर में आपने प्रैक्टिस किया होगा वो अराउंड T2 या फिर T3 होगा, ठीक है। तो रैम आप समझ सकते हो, रैम रैम को हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जब हमें केच वाले कुछ परफॉर्मेंस करने पड़ते हैं, तब हम रैम आर वाले इंस्टेंसेस को यूज़ करेंगे। सी वाले इंस्टेंस हम तब करेंगे जब हमें ज़्यादा कंप्यूट करना पड़े, मोस्टली डेटाबेसेस भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एम मीडियम साइज के वर्कलोड्स के लिए, जैसे कि जनरल 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 पर्पस के लिए या फिर वेब एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आयो जहाँ पे हमें आयो की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ठीक है, जैसे कि डेटाबेस में हम लोग आयो का इस्तेमाल करते हैं। GPU आप समझ सकते हो, GPU बेसिकली मशीन लर्निंग का टर्म है, जहाँ पे जो मशीन लर्निंग के लिए हम GPU इस्तेमाल करते हैं। T2 एंड T3, ठीक है। यहाँ पे T2 एंड 3 को हम लोग
कर सकते हैं कि अप टू अ कैपेसिटी और इट कैन बी एन अनलिमिटेड। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, बर्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ कि आपने एक लिमिट डाला है बर्स्ट का, और आपका यूसेज जो हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हुआ आपका यूसेज। देखिए आपने आज सपोज ये 20 है और आपने बस 20 तक इस्तेमाल किया और आपका क्रेडिट लिमिट 25 है, तो आपने आज का 5 बचा लिया। तो ये अगर आपके नेक्स्ट प्रोसेस में आपका जो लिमिट है वो टिल 30 हो जाएगा, उसको आप सेव करते हो, उसको आप सेव करते हो। अगर बट आप वो लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हो तो दिक्कत की केस है, ठीक है। तो इसीलिए हमें दो ऑप्शन मिलता है, अप टू अ कैपेसिटी T2 के, T2 के संदर्भ में बोला, T23 के संदर्भ में बोला अप टू कैपेसिटी और अनलिमिटेड, ठीक है। ऑसम। तो आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं और एक चीज, वो है AMIs, ठीक है। AMIs रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहली बात, AMIs को हम लोग किस पे बिल्ड करते हैं, बेसिकली लिनक्स एंड ओनली विंडोज, ठीक है भाई। मैक का कोई सीन नहीं है। तो लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया। एमआईज हम क्यों इस्तेमाल करें, बेसिकली ये इमेज है जो कि हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एमआईज का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करेंगे कि सपोज हमें पहले से कुछ पैकेज चाहिए, वैसे प्री इंस्टॉल पैकेज चाहिए, पहले से ही हमें पैकेज चाहिए, तो हम एमआईज का इस्तेमाल करेंगे। हमें बूट टाइम जल्दी चाहिए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जल्दी से हमें देखना है तो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। AMIs हम तब इस्तेमाल करेंगे सपोज उस AMIs में एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है जो कि आपके भी काम आएगा, तो भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप इसे ऑप्टिमाइज तरीके से बोल सकते हो कि जो भी हमारा काम ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हमें पहले से कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो ये हमें AMIs बना के पहले से दे देता है। तो ये काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और AMIs पर्टिकुलरली एक रीजन बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो AMIs काफ़ी रिस्की भी होते हैं क्योंकि ये आप ओन नहीं करते हो, ठीक है। और बेसिकली इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट ये S3 में अपना बैकअप रखता है, ठीक है। सो ये वाली हुई बात। और एक कंसेप्ट इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि हम लोग AMI को शेयर कर सकते हैं AWS अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ग्रुप में जाते हैं तो बेसिकली देर इज क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशन, और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। क्लस्टर का फायदा ये है लो लेटेंसी, ठीक है। इसके डायग्राम को देखने से ही पता चलेगा कि लो लेटेंसी क्यों है। क्लस्टर में जब हम इंस्टेंस को डालते हैं तो हमारा इंस्टेंस, सपोज हमने एक जोन में 6 डाले इंस्टेंस और इसे क्लस्टर का प्लेसमेंट ग्रुप बनाया है, तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे 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 ये इससे ये इससे ये इससे, मतलब कि सब एक साथ इकट्ठे कनेक्टेड है, इसीलिए ये काफी कम लो लेटेंसी वाला चीज है, ठीक है। स्प्रेड में हम लोग एक ग्रुप में अराउंड मैक्सिमम हम 7 इंस्टेंस दे सकते हैं पर ग्रुप में और पर एजी में। तो इसका इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि अगर आपका ये है और हमने बनाया एक EC2 इंस्टेंस, ये एक EC2 इंस्टेंस हमने बनाया, ये EC2 इंस्टेंस, ये EC2 इंस्टेंस। तो अगर आपका एक, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर एक भी खराब होता है तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर एक भी खराब होता है तो आपके पास ये दो ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियस फेलियर्स को रोकता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड है, ये 10 GBps स्पीड में चलता है भाई, सुपर लेटेंसी है, बट ये आपको फेलियर से रोकता है। और फिर आता है पार्टीशन में। पार्टीशन में हम क्या करते हैं भाई, पार्टीशन में हम और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और बड़ा बनाते हैं और हमारा EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट होता है और हम इसे पार्ट 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 करके डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, तो यूज केस देख लेते हैं।
कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको। तो क्लस्टर का इस्तेमाल हम लोग तब करेंगे जब हमारा कोई बिग डेटा का काम आए, जहाँ पे लेटेंसी की इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। एप्लीकेशन जहाँ पे हमें हाई अवेलेबिलिटी देनी है, तो हम इसे स्प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। काफ़ी लो लेटेंसी चाहिए, या फिर लो लेटेंसी वाला काम जैसे बिग डेटा वाला काम हो गया। ठीक है। कसांड्रा, काफका, जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हमें एक साथ करनी पड़ती है अलग अलग तरीके से, तो हम लोग जैसे कसांड्रा हो गया या फिर काफका हो गया स्ट्रीमिंग, वो सब के लिए हम लोग पैटर्न पार्टीशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये हमारा सेकेंड लास्ट कंसेप्ट आ जाता है, वो है ई एन आई, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। ई एन आई बेसिकली खुद में चला हुआ EC2 के साथ हम लोग एक वर्चुअल VPC को कनेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं EC2 ETH 0। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो सपोज सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, हम एक EC2 के सेकेंडरी को हटा के दूसरे EC2 पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा EC2 के लिए एक खुद का कनेक्शन के लिए, मतलब खुद ही ENI में दो EC2 एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है। और ये हम एक ही अवेलेबिलिटी जोन में कर सकते हैं। ओके। तो दैट्स प्रीटी मच फॉर, ये हो गया आज के लिए, और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं।